हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द सब्जेक्ट फैमिली लॉ 2, जिसको कि हम मुस्लिम लॉ भी कह सकते हैं, जो कि हमारे सीसीएस यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर में आता है एलएलबी कोर्स के अंदर। तो आपके अभी एग्जाम्स आने वाले हैं या ये वीडियो कुछ साल बाद भी देखी जाएगी, तो भी अगर किसी का एग्जाम है या किसी को इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज चाहिए, तो ये वीडियो बेसिकली इस पूरे सब्जेक्ट को कवर करने के लिए ही हम आज बनाने वाले हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारे एग्जाम्स में आए हुए पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिनके बेसिस पे हम पूरे सब्जेक्ट को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी अवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है निकाह के बारे में। यहाँ क्वेश्चन आता है, निकाह इज प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, कमेंट एंड डिस्कस द इसेंशियल रिक्विजिट्स ऑफ अ मुस्लिम मैरिज। तो यहाँ पे हमें निकाह के बारे में पूछा गया है और उसके क्या इसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसके बारे में हमें कमेंट करने को कहा गया है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। इन इस्लाम, मैरिज इज कंसिडर्ड अ सीक्रेट एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। सीक्रेट का मतलब होता है आपका पवित्र रिश्ता, और ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है इस्लामिक धर्म में। वाइल इट हैज स्पिरिचुअल एंड मॉरल डायमेंशंस, इट इज ऑल्सो व्यूड एज लीगल एंड सिविल कॉन्ट्रैक्ट। स्पिरिचुअल यानी कि धार्मिक, यहाँ के धार्मिक डायमेंशंस होते हुए भी इसको हम एक लीगल और सिविल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर भी देखते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज निकाह इन अरेबिक। ठीक है, यहाँ निकाह जो वर्ड है यह आपको लिखना होगा एग्जाम में कि ये एक अरेबिक वर्ड है। एंड इट इन्वॉल्व सर्टेन इसेंशियल रिक्विजिट्स टू बी वैलिड। ठीक है, सर्टेन कंडीशंस मीट करनी होती है एक निकाह को वैलिड निकाह बनने के लिए, वरना वो निकाह वॉइड हो जाता है। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे कि निकाह को एक वैलिड निकाह बनने के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं जो पूरी करनी होती हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट प्रैक्टिसेस एंड इंटरप्रिटेशंस में वेरी अमंग डिफरेंट इस्लामिक ट्रेडिशंस एंड स्कूल्स ऑफ थॉट। इस्लाम के अंदर भी कई स्कूल्स ऑफ थॉट्स होते हैं, जैसे कि हमारे हिंदू लॉ में होते हैं, ऐसे ही मुस्लिम लॉ में भी ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एक निकाह को वैलिड डिक्लेयर करने के लिए। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है कंसेंट ऑफ द पार्टीज। बोथ द ब्राइड एंड ग्रूम मस्ट विलिंगली एंड वॉलंटरीली एंटर इनटू द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। उन पे किसी तरह का जोर दबाव जबरदस्ती कुछ नहीं होनी चाहिए। दोनों को, पार्टीज जितनी भी हैं ये यहाँ पे ब्राइड और ग्रूम के हिसाब से सब कुछ उनके आंखों के आगे हो, उन्हें ना जोर जबरदस्ती से करे, कोअर्जन या फोर्स अगर यहाँ पे होगी तो जो वैलिडिटी है कॉन्ट्रैक्ट की वो नलीफाई हो जाएगी, यानी कि उस निकाह को हम यहाँ पे वैलिड निकाह नहीं मानेंगे। सेकंड यहाँ पे पॉइंट आता है प्रेजेंस ऑफ विटनेस। किसी भी निकाह को कंप्लीट करने के लिए विटनेस की बहुत ज़रूरत है। तो द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट शुड बी विटनेस्ड बाय टू अडल्ट मेंटली साउंड मुस्लिम witnesses. Their role is to testify that both parties have willingly entered into the contract. इस बात को आप खुद ही समझ गए होंगे कि भैया दो विटनेस एडल्ट होने चाहिए जो कि मुस्लिम होने चाहिए, और वो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि जो दोनों पार्टीज हैं वो विलिंगली आई हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उनकी रजामंदी है। थर्ड चीज़ है मेहर। यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट टर्म आती है MAHR, मेहर, यानी कि जिसको डावर भी कहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि यहाँ पे ऑल्दो दहेज लेना एक यहाँ पे इलीगल एक्ट होता है, फिर भी उसको हम यहाँ पे आज भी चलता है, लेकिन तो यहाँ पे हमारे ग्रूम को दिया जाता है ब्राइड की साइड से। लेकिन मुसलमानों के इसमें, मुस्लिम धर्म में डॉवर जो है वो ग्रूम प्रोवाइड करता है अपनी ब्राइड के लिए, ताकि वो आगे चल के भी उसे किसी तरह की फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी हो। तो ये जो भी मेहर होता है ये डिस्कस किया जाता है अपने निकाह से पहले ही दोनों पार्टीज के बीच में। अगर दोनों पार्टीज उस चीज़ के लिए कंसेंट अपना दे देती हैं कि हाँ हम इस चीज़ के लिए एग्री करते हैं, तो निकाह के लिए दोनों पार्टीज जो है फिर आते हैं और निकाह कंप्लीट कर दिया जाता है। तो डॉवर को यहाँ पे हम अगर समझाएं दोबारा इंग्लिश में आप कैसे लिखोगे, द ग्रूम इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ गिफ्ट नोन एज मेहर टू द ब्राइड। This is a financial obligation that the groom undertakes as a gesture of commitment and responsibility. The amount and nature of the meher are agreed upon by both parties. ओके, तो यही सब चीजें थी जो आपको डावर के बारे में यानी कि मेहर के बारे में एग्जाम में अगर पूछ सकता है ये कि मेहर क्या होता है, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आए तो भी आपको ऐसे ही करना है। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है इसेंशियल एलिमेंट्स में लीगल गार्जियन। ठीक है, जिसको यहाँ पे अरेबिक में या इस्लामिक धर्म में वली भी कहते हैं, एक टर्म होती है वली, WALI। तो लीगल गार्जियन के बारे में हमें यहाँ पे लिखना है, द ब्राइड शुड हैव अ गार्जियन हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ हर ड्यूरिंग द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। द गार्जियन इज टिपिकली अ मेल रिलेटिव सच एज फादर और ब्रदर, एंड हिज रोल इज टू एंश्योर दैट द ब्राइड्स इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड। एक जो दुल्हन होती है उसके भी कुछ अपने राइट्स होते हैं और उसकी भी कुछ अपनी इच्छाएं होती हैं। वो सारी इच्छाएं उस पर ऐसे कोई जोर जबरदस्ती के बिना अगर आप करोगे तो वो कोई मैरिज तो होगी नहीं। तो उसके लिए एक गार्जियन होना चाहिए। उसकी सारी भी जितनी भी वहाँ पे ब्राइड्स के इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक गार्जियन का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमारा फिफ्थ पॉइंट निकल के आता है डिक्लेरेशन एंड एक्सेप्टेंस। द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स अ प्रपोजल, जिसको इजाब भी कहा जाता है, फ्रॉम
वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस, जिसको कबूल कहते हैं, फ्रॉम अदर, ठीक है। दिस डिक्लेरेशन एंड एक्सेप्टेंस आर यूजुअली मेड इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस एंड सिग्निफाई द एग्रीमेंट ऑफ बोथ पार्टीज टू एंटर इनटू द मैरिज। ये सारी जो भी प्रोसेस हो रही है, इसमें विटनेस हो या गार्जियन हो या दोनों पार्टीज हो, ब्राइड ग्रूम हो, सभी का प्रेजेंस जो है वो यहाँ पे मैंडेटरी होता है, क्योंकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो उस चीज के लिए ये सब जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं ये इस्लामिक धर्म में, मुस्लिम लॉ में बनाई गई हैं। सो यहाँ पे हमारा 5th पॉइंट खत्म होता है और 6th पॉइंट आता है सोलेमनाइजेशन बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन। द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑफिशिएटेड बाय एन ऑथराइज्ड इस्लामिक अथॉरिटी सच एज इमाम और अकादी। कादी का मतलब होता है इस्लामिक जज, ठीक है। तो दिस पर्सन एंश्योर्स दैट द कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर मेट एंड दैट इट कंप्लाइज विद इस्लामिक लॉ। वही बात आती है घूम फिर के, किसी भी तरह की कोई भी जोर जबरदस्ती या कोई अनफेयर मीन्स तो यूज नहीं की जा रही है। जो निकाह कंप्लीट हो रहा है उसमें सब तरीके का पालन किया जा रहा है, हर एक नियम का। ये इनका एक काम होता है। ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं ये, कादी होते हैं जो कि इस्लामिक जज होते हैं और इमाम भी होते हैं। अगर ये ऑथराइज्ड कर देते हैं तब जाके आपको एक अपनी आइडेंटिटी मिलती है, निकाह कबूल हो गया है, वो एक वैलिड निकाह है, ठीक है। अब 7th आता है एब्सेंस ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं? जैसे कि आपके सेम ही ब्लड लाइन में, आप ब्लड रिलेशन में अपनी ही बहन से शादी नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके के जो भी रिलेशंस होते हैं ये यहाँ पे अलाउड नहीं होते। यहाँ पे लिखा हुआ है इस्लामिक लॉ प्रोहिबिट्स सर्टेन रिलेशनशिप्स एंड मैरिज बिटवीन इंडिविजुअल्स विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज। प्रोहिबिटेड डिग्रीज में आएंगे जैसे कि क्लोज ब्लड रिलेटिव्स, जो कि कोई भी आप समझ सकते हैं अपने भाई बहनों में, तो कहीं किसी भी धर्म में ऐसा होगा तो वो कहाँ से वैलिड होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ महरम रिलेशनशिप्स डिफाइंस दोज इंडिविजुअल्स विद होम मैरिज इज प्रोहिबिटेड। यहाँ पे महरम एक टर्म आई है, इसको भी आपको एग्जाम में जरूर लिखना होगा कि जो महरम है वही एक ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जहाँ पे जो निकाह है वो पॉसिबल नहीं है। महरम निकाह एक इनवैलिड निकाह माना जाएगा अगर आप करते हैं। क्वेश्चन में महरम आए या क्लोज ब्लड रिलेटिव्स के बारे में बोले, बात सेम ही है। यहाँ पे लास्ट पॉइंट आता है कंपैटिबिलिटी एंड सूटेबिलिटी। ये तो सिर्फ एक बेसिक सी नीड है, 2 ही शब्दों में आपको पूरा समझ में आ गया होगा। दोनों पार्टनर्स के बीच कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो एक दूसरे के साथ रह सकें, ऐसी उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, और सूटेबल हों वो एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पे इसी बारे में हमें लिखना है कि वाइल नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट में तो हम बता नहीं सकते ना कि भैया आप मेरे से कितना प्यार करते हो, उस चीज़ को हम लिख के थोड़ी बताएंगे कि आप मेरी कितनी सेवा करोगे, आप मेरी कितना ख्याल रखोगे, कितनी मेरी ज़रूरतें पूरी करोगे। ये इसका एक डिफाइंड हम लिख नहीं सकते, क्योंकि जो इच्छाएं हैं और जो भी कंपेटेबिलिटी सूटेबिलिटी है वो टाइम के साथ ही हमारी देखी जाती है। तो while not explicitly mentioned in the contract, compatibility and suitability between the spouses are considered important in Islam। इसको काफ़ी इंपॉर्टेंस मिली गई है इस्लामिक धर्म में भी। वैसे तो हर धर्म में ही शादी का मतलब ही वहाँ है जहाँ पे आप दोनों पार्टनर कंपेटेबल और सूटेबल हो एक दूसरे के लिए, और वो पूरी लाइफ एक दूसरे का साथ निभाने के लिए तैयार, ठीक है। द प्रॉफिट मोहम्मद एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेलेक्टिंग अ पार्टनर बेस्ड ऑन पीटी एंड गुड कैरेक्टर। उसका चरित्र अच्छा हो सामने वाले हमारे पार्टनर का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, हर किसी पार्टनर को अपना जो भी लाइफ पार्टनर बनने वाला है इन फ्यूचर, उसका कैरेक्टर अच्छा हो। ये तो एक बिल्कुल बेसिक ही नीड होगी। अगर कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो फिर वो पार्टनर किस काम का। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ पे कि हम लास्ट में एक डिक्लेरेशन भी लिख सकते हैं क्वेश्चन को एंड करते करते, क्योंकि ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। तो आपने शुरुआत में हमने इस्लाम में मैरिज का मतलब क्या होता है, उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, और इनके लास्ट में हम इनका जो भी फाइनल वर्डिंग्स होती है हमारी, वो हम ऐसे एंड कर सकते हैं कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस रिक्विजिट्स में वेरी अमंग different Islamic traditions, cultural contexts, and legal system. Additionally, local legal requirements may also play an important role in the marriage process. Okay, तो यहाँ पे आप इसको पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। तो निकाह के बारे में हमने क्या पढ़ा कि निकाह एक हमारा सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। इसके 8 बेसिक एलिमेंट्स जो है इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो हमने डिस्कस करे। कंसेंट ऑफ द पार्टीज, प्रेजेंस ऑफ विटनेस, मेहर यानी कि डावर, लीगल गार्जियन, सोलेमनाइजेशन बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन, एब्सेंस ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स एंड कंपैटिबिलिटी एंड सूटेबिलिटी। ओके, तो ये सब चीज़ें हमें लिखनी है और हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट होगा, और मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट होना चाहिए आपके एग्जाम में लिखने के लिए भी। सो सेकंड क्वेश्चन पे हम यहाँ बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। डिसोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी मैरिज को खत्म करना, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर ही तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे कि इसेंशियल एलिमेंट्स है, निकाह है, वैलिड निकाह, इनवैलिड निकाह, ये कहाँ डिफाइंड है, ये मुस्लिम मैरिज एक्ट के 1939 के अंदर ही डिफाइंड है। तो अगर मैरिज किसी की हो जाती है और वो लोग नहीं रह पा रहे हैं साथ में, तो मैरिज को डिसॉल्व करना पड़ेगा।
तो वो डिसोल्यूशन के बारे में हमें लिखना है। तो कैसे हो सकता है, उसके बेसिक सर्टेन ग्राउंड्स होते हैं किसी भी मैरिज को डिसोल्यूशन करवाने के लिए। तो हम यहाँ पे अपना आंसर ऐसे स्टार्ट करेंगे। The Dissolution of Muslim Marriage Act 1939 is an important legal enactment in India that deals with the conditions under which Muslim marriages can be dissolved. The act provides guidelines for Muslim men and women seeking for the dissolution of their marriages through various means. Here are some key points regarding the Dissolution of Muslim Marriages Act 1939. की पॉइंट्स यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस किस बिहाफ पे मुस्लिम मैरिज एक्ट को यहाँ पे हम डिसॉल्व करवा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो वो भी मैं फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। जस्ट मेरे को एक बार आप कमेंट में बता देना अगर आपको ज़रूरत हो, वरना आप खुद के नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रिकॉल कर पाओगे आप। मेरी सजेशन ये रहेगी, पर फिर भी अगर किसी को नोट्स चाहिए तो प्लीज़ वो कमेंट कर देना। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि किन ग्राउंड्स पे हम डिसोल्यूशन करवा सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा रहेगा ग्राउंड्स ऑफ डिसोल्यूशन। द एक्ट outlines several grounds on which a Muslim woman may seek the dissolution of her marriage. These includes husband's impotence, cruelty, desertion for a long period, failure to provide maintenance, or if the husband is missing for an extended period. कुछ टर्म्स यहाँ पे हमने पढ़ी जिसके बिहाफ पे जो एक वुमेन है जो मुस्लिम लॉ के तहत विवाह कर चुकी है, अपना निकाह कर चुकी है, उसको अगर अपनी मैरिज एंड करनी है तो उनमें कुछ टर्म्स यहाँ पे हमने पढ़ी, जैसे कि इम्पोर्टेंस, हस्बैंड्स इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस यानी कि आप सेक्सुअल एक्टिविटीज में आप उतने क्या कहते हैं फिट नहीं हैं, आप अपने आगे की वंश बढ़ाने के लिए भी आप अगर फिट नहीं है और आपकी जो वाइफ है वो चाहती है कि आपका चाइल्ड हो लेकिन आप उस काबिल नहीं है, तो आपको इम्पोर्टेंस कहा जाता है। ठीक है। सेकंड आता है क्रुएल्टी। क्रुएल्टी का मतलब है क्रूरता दिखाना किसी के ऊपर। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर क्रुएल्टी करता है, उसको मारता है, उसको पीटता है, तो भी उस बिहाफ पे वो एक डिवोर्स के लिए फाइल कर सकती है। सेकंड आता है डिजर्शन फॉर अ सर्टेन पीरियड। डिजर्शन का मतलब ये है कि आप अपने पार्टनर को बिल्कुल इग्नोर कर दो, उससे ना बातचीत करो ढंग से, ना उससे कुछ सेक्सुअली एक्ट्स करो, ना उसको इमोशनली सपोर्ट करो, कैसे भी आप उसको सपोर्ट ना करो, उसको इग्नोर कर दो आप। तो ये चीज़ अगर आप सर्टेन पीरियड तक करते हैं तो जो वाइफ है वो मैरिज को डिसॉल्व कराने के लिए फाइल कर सकती है। एक आता है फेलियर टू प्रोवाइड मेंटेनेंस और इफ द हस्बैंड इज मिसिंग फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। 7 साल का जनरली हमने समय देखा था हिंदू लॉ में, तो ऐसे ही मुस्लिम लॉ में भी कुछ डिफाइंड पीरियड है जिसके अबव अगर जो हमारा हस्बैंड है अगर वो लापता हो जाता है और उसका कोई अता पता चलता ही नहीं है, एक सर्टेन पीरियड को वो क्रॉस कर देता है, कुछ साल बीत जाते हैं, तो उसके बाद भी जो वाइफ है वो मैरिज डिसॉल्व करवा सकती है अपनी। और या फिर जो हस्बैंड है वो उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है सही से, तो भी वाइफ जो है मैरिज एक्ट डिसोल्यूशन के लिए अपनी पटिशन फाइल कर सकती है। सेकेंड पॉइंट आता है वाइफ्स राइट टू तलाक। द एक्ट ग्रांट्स मुस्लिम वुमेन द राइट टू सीक अ डाइवोर्स। तलाक का मतलब ही होता है डाइवोर्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। This was a significant development as it provided women with legal recourse in situations where they faced difficulties in their marriages. कोई भी समस्या हो वुमेन को, मुस्लिम लॉ के तहत में मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के किसी भी रूल को अगर फॉलो नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो वुमेन के पास अपना राइट होता है तलाक के लिए, उस मैरिज को एंड करने के लिए। ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट आता है जुडिशियल अथॉरिटी। द एक्ट एम्पावर्स द काजी और अ कोर्ट विद द अथॉरिटी टू ग्रांट अ डेक्री फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। The decision is based on evidence and legal arguments present by both parties. यहाँ पे जुडिशियल अथॉरिटी के हाथ में भी पावर होती है कि वो मैरिज को डिसॉल्व कर दें, बस बशर्ते आपको वहाँ पे लीगल आर्गुमेंट्स के बेसिस पे ही वहाँ पे बातें होती हैं। जो भी एविडेंस होगा वो आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना होगा, हस्बैंड की साइड से हो या वाइफ की साइड से हो, जितने भी एविडेंस आप दिखाओगे उस हिसाब से आपका एक मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए फाइनल कंक्लूजन आ जाएगा। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आता है कि हस्बैंड्स राइट टू डाइवोर्स। अब डाइवोर्स सिर्फ वाइफ का ही हक नहीं है, हस्बैंड का भी हक है। क्या पता कि वाइफ ही अगर कहीं और किसी और पार्टनर के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो, यानी कि वो एडल्ट्रेशन करे या हस्बैंड एडल्ट्रेशन करे, तो दोनों पार्टीज एक दूसरे को डाइवोर्स के लिए, डिसोल्यूशन के लिए, अपने मैरिज एक्ट के लिए फाइल करवा सकती है। While the act primarily addresses the rights of Muslim women to seek divorce, it also recognizes the husband's rights to divorce under certain circumstances. However, the act places some restrictions on the exercise of this right to prevent arbitrary divorces. तो गाइज यहाँ पे हमें इस एक्ट में हस्बैंड के बारे में भी हम थोड़ा बहुत बात किया हमने कि वो भी डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं, लेकिन ये एक्ट जो है ऐसे ही हस्बैंड्स उनको गलत तरीके से ना छोड़ें, क्योंकि औरतों के पास ज़्यादा कमाने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी काफ़ी जगह हैं जहाँ पे उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है या उनको माहौल नहीं मिलता है कि वो ग्रो कर पाएँ, इसलिए उनको भी अच्छे से सुना जाता है। और यहाँ पे पूरा एक प्रोसीजर होता है जिसके बिहाफ पे ही हस्बैंड का जो राइट है वो देखा जाता है कि अगर वो वैलिड
है अपनी तरफ से राइट अपने डाइवोर्स के लिए फाइल कर रहा है, तो उसके लिए ना अपने सर्टेन सर्कमस्टांसेस को पूरा एकदम एग्जामिन किया जाता है कोर्ट के अंदर, जिस वजह से आर्बिट्रेरी डाइवोर्सेस ना हो, यानी कि कोई भी गलत तरीके से डाइवोर्स ना दिया जाए, जिससे कि मुस्लिम में वुमेन जो हैं वो प्रताड़ित होकर अकेली ना रह जाएं, उनको भी सहारा दिया जाता है पूरा। एक होता है इद्दत पीरियड। द एक्ट specifies rules regarding the iddat period, during which a divorced woman must observe certain restrictions before she can remarry. The length of the iddat period varies depending on circumstances of the divorce. जब हम डाइवोर्स फाइल करते हैं मुस्लिम मैरिज में, तो वहाँ पे ना एक पीरियड के लिए थोड़ा रुकना होता है, दोनों पार्टीज को थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस मिलती हैं, जिसके बाद वो रीमैरी कर सकते हैं किसी अदर पर्सन से। उसी टाइम पीरियड को यहाँ पे इद्दत पीरियड कहा जाता है कि मुस्लिम वुमेन आप हैं, हम मान रहे हैं, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि हाँ आपको डाइवोर्स मिल जाएगा, लेकिन कुछ समय के लिए आपके ऊपर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी जिसको आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपके पास कोई अदर पार्टनर है जिससे आप मैरिज करना चाहते हैं, कोई अदर पर्सन है, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन इद्दत पीरियड को पूरा रेस्ट्रिक्शंस के साथ फॉलो करने के बाद ही। अगर वो नहीं करोगे तो जो वुमेन है उसकी जो डाइवोर्स डिसोल्यूशन कुछ भी कह सकते हैं आप, वो इनवैलिड हो जाएगी, वहीं पर नलीफाई कर दिया जाएगा उस चीज़ को। ओके, सो यहाँ पे आता है एप्लीकेबिलिटी। सो बेसिकली जो ये इन्फॉर्मेशन है ये तो हमारे आर्टिकल 370 से पहले की है, पर फिर भी हम अभी एग्जाम में इसको लिख सकते हैं कि द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 इज एप्लीकेबल टू ऑल मुस्लिम्स इन इंडिया एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वेयर डिफरेंट लीगल प्रोविजंस में अप्लाई। ओके, सो फिलहाल तो यहाँ पे आर्टिकल 370 जो है वो स्क्रैप हो गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो हमारे आंसर्स हैं ये पहले से चलते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ओल्ड ही है, पर मैं आपको, आप दोनों तरीके से लिखोगे तो आपको कोई वहाँ पे हार्म नहीं होगा। तो ये एप्लीकेबल सभी मुस्लिम्स के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम फॉलो करे या ना करे, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं है, सबको फॉलो करना पड़ता है जितना भी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 या फिर उसके डिसोल्यूशन में। यहाँ पे 8th एंड लास्ट पॉइंट आता है लीगल रिफॉर्म्स। ओवर द ईयर्स देयर हैव बीन डिस्कशंस एंड डिबेट्स about reforming Muslim personal laws in India, including those related to marriage and divorce. Some argue for a more comprehensive form to address contemporary issues and promote gender justice. यहाँ पे काफ़ी डिस्कशंस भी हमारे देश में हुई हैं कि मुस्लिम्स के लिए पर्सनल लॉज बनाए जाएं, उनकी मैरिज के लिए हो या उनके डाइवोर्स के लिए हो, कैसे भी हो, पर वो एक डिमांड चलती रहती है। तो ये लीगल रिफॉर्म्स में डिस्कशंस एंड डिबेट्स होती हैं। लास्ट में कंक्लूजन हम एक लिख सकते हैं, it is important to note that the legal interpretations and applications may vary, and subsequent legal developments or amendments may have occurred since the last update of this information. So, as of my knowledge, it is advisable to consult the latest legal sources for the most current information and resolution of Muslim Marriages Act 1939. क्योंकि अभी हमने देखा है कि हमारे जो लॉज हैं उसमें कुछ कुछ चेंजेस आते रहे हैं, कुछ कुछ अमेंडमेंट्स होते रहे हैं, तो लास्ट में हम कंक्लूजन में ऐसे हम मेंशन भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम अभी के हिसाब से लिखें या हमारा ये टेक्स्ट बुक में पिछली इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से लिखें, तो आप ऐसे अपने आंसर को एंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया, जो कि था हमारा डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939। इसके की पॉइंट्स आप हेडिंग लगा के लिख भी सकते हो, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट है ग्राउंड्स ऑफ डिसोल्यूशन, सेकंड है वाइफ्स राइट्स ऑफ तलाक, थर्ड है जुडिशियल अथॉरिटी, फोर्थ है हस्बैंड्स राइट टू डाइवोर्स, फिफ्थ प्रोटेक्शन ऑफ मेंटेनेंस राइट्स, सिक्स्थ इद्दत पीरियड, सेवंथ एप्लीकेबिलिटी एंड एट्थ लीगल रिफॉर्म्स। ओके, सो हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि है क्रिटिकली एक्सप्लेन मुस्लिम विडोज राइट ऑफ हर अनपेड डोवर अमाउंट विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट केस लॉ। यहाँ पे केस लॉज आप ऑनलाइन और भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे केस लॉज कौन कौन से लिखने हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करे हैं, लेकिन मैं आपको इस बारे में बता देता हूँ कि जो डोवर है, जो मेहर है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, वो अगर जो विडो हो जाती है, अगर उसके हस्बैंड डेथ हो जाती है उनका कॉन्डोलेंस के बाद, तो जो विडो है उनको अगर उनका जो अमाउंट तय किया गया था मैरिज के टाइम पे अगर वो पे नहीं होता, तो फिर क्या होगा उस सिचुएशन में, उनके क्या राइट्स हैं, तो हम इस बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आंसर है डोवर, ऑल्सो नोन एज मेहर इन इस्लामिक लॉ, is a financial right that the wife is entitled to receive from her husband as a part of the marriage contract. This amount is specified and agreed upon at the time of marriage. In the event of the husband's death, the widow has a right to her unpaid dower amount, and it is considered a debt against the husband's estate. Estate का मतलब प्रॉपर्टी, हस्बैंड की जो भी प्रॉपर्टी है, अगर वाइफ का मेहर जो भी डिसाइड किया गया था निकाह के टाइम पर, उस कॉन्ट्रैक्ट के ड्यूरिंग जो भी अमाउंट अगर हस्बैंड के डिमाइस के
वक्त पूरी पेड नहीं होती है एक वुमेन को, ब्राइड को, तो फिर वो अपना जो है उसको कंपेंसेशन दिया जाना चाहिए, ये मुस्लिम लॉ कहता है। द विडोज राइट to the unpaid dower amount is recognized in the Islamic law, and it is a financial provision intended to ensure the economic well-being of the widow after her husband's death. This right is independent of other inheritance rights that the widow may have. यहाँ पे बिल्कुल ही एक सेपरेट जो कि ये सहायता की जाती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक मुस्लिम विडो को, उसके लिए ये चीज़ें जो हैं इस्लामिक धर्म के अंदर ही ये मुस्लिम लॉ एक्ट 1939 में भी ये चीज़ मेंशन होंगी। तो यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं हम कि क्या क्या भैया इनके बारे में कहा गया है मुस्लिम लॉ में। फर्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ द डावर डेप्ट। द अनपेड डावर अमाउंट इज कंसिडर्ड अ डेप्ट owed by the deceased husband estate to the widow. It is a priority claim, and the widow has the right to claim this amount before the distribution of the deceased husband's estate among heirs. जो भी हस्बैंड के जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी उसके ब्लड रिलेटिव्स हैं, उनमें उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी उसके डेथ के बाद। तो अगर वो जब उसका डेथ हो जाता है हस्बैंड का, तो जितनी भी उसके पास संपत्ति है, जितनी भी उसके पास जायदाद है, उसमें उसकी विडो वाइफ का पूरा पूरा हक है, और वो बंटवारा होते टाइम ही वाइफ को सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखा जाएगा कि आपके हिस्से में आपके हस्बैंड की जो इस्टेट है, जो प्रॉपर्टी है, जो जायदाद है, वो आपके डावर अमाउंट के हिसाब से, या फिर जितना भी डाइवोर्स तो खैर यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो विडो हो गई है, डाइवोर्स नहीं है, तो यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं है किसी भी तरीके का, तो ये यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस डावर के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही मिलती है। तो महर की जो भी अमाउंट है वो पूरी हो जाए, उस हिसाब से जो विडो है उसको अपना पार्ट मिल जाता है, पूरा एक हक मिलता है अपने हस्बैंड के जायदाद में, संपत्ति में। प्रायोरिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड पॉइंट वही आ गया जो मैं कह रहा था कि प्रायोरिटी मिलती है एक वुमेन विडो जो भी है वहाँ पे मुस्लिम लॉ में। द पेमेंट ऑफ द अनपेड डावर अमाउंट टेक्स प्रेसिडेंस ओवर अदर क्लेम्स ऑन द डिसीज्ड हस्बैंड एस्टेट। दिस इज इन लाइन विद द इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ फुलफिलिंग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन होता है कि भैया ये चीज़ होनी ही कंपलसरी है, मैंडेटरी है। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती हैं, काफ़ी सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं एक विडो को अपने हस्बैंड की डेथ के बाद, उसकी भी ज़रूरतें हैं, वो कौन पूरी करेगा? हस्बैंड जब इस दुनिया में है नहीं, तो उसका जो महर का अमाउंट था, उसके बाद जो उसका क्लेम मिलेगा हस्बैंड के स्टेट से, वही तो उसको सपोर्ट करेगा ऐसे क्रूशल टाइम में। तो यहीं पे इसके बारे में हम फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, लीगल रिकोर्स। इन द इवेंट दैट द अनपेड डावर अमाउंट इज नॉट वॉलंटरीली पेड बाय द डिसीज्ड हस्बैंड्स हेयर्स, हेयर्स यानी कि हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी आने वाले वंशज हैं, ठीक है, उनके लिए भी, या कोई हमारे पिछले वाले जितने भी हमारे पूर्वज हैं, कुछ भी हो, जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, वही यहाँ पे होते हैं। द विडो में नीड टू सीक लीगल रिकोर्स टू एनफोर्स हर राइट। यहाँ पे लीगल रिकोर्स वुमेन को, विडो को दिया जाता है जिससे कि वो अपने राइट को क्लेम कर सके, अपने डावर अमाउंट को क्लेम कर सके लीगली, फाइनेंशियली स्टेबल रहने के लिए। दिस टिपिकली इन्वॉल्व्स फाइलिंग अ क्लेम इन अ कोर्ट दैट हैज जुरिडिक्शन ओवर मैटर्स ऑफ फैमिली लॉ और इनहेरिटेंस। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रूफ। To assert her claim, the widow may need to provide documentation and proof of the marriage contract, the specified dower amount, and the evidence of husband's death. This is important for the court to validate her claim. यही बेसिक डिटेल्स अपने कोर्ट के आगे आप प्रेजेंट करोगे तब आपको आपका क्लेम मिल जाएगा। जैसे कि आपकी मैरिज हुई थी आपके हस्बैंड से, उसका एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट का आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके हस्बैंड और आपके बीच क्या डावर अमाउंट स्पेसिफाई हुई थी, उसका भी एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए। और आपके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उसका भी एविडेंस आपको कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों के बिहाफ पे एक विडो को जो उसका डावर अमाउंट है वो क्लेम करवा दिया जाता है। It is crucial to consult the latest legal resources including case laws and statutes to understand the current legal landscape regarding a Muslim widow's right to her unpaid dower amount. Additionally, legal interpretations may vary based on jurisdiction and the specified circumstances of each case. If you require specific and up-to-date information, consulting with a legal professional or researching recent legal publications in your jurisdiction is recommended. ऐसा आप कह सकते हो क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है, जो राइट्स हैं, वो लीगल इन्फॉर्मेशन या कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं उनके बिहाफ पे ही की जाती है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे आता है, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अ डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन फ्रॉम द हस्बैंड, व्हाट चेंजेस हैव ऑकर्ड आफ्टर द केस ऑफ शाह बानो इन दिस रिगार्ड। शाह बानो का एक लैंडमार्क केस था, ठीक है, उसके बारे में हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकता है क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस की बात की गई है डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन की। सो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे, द राइट ऑफ मेंटेनेंस of a divorced Muslim woman from her husband is a significant aspect of Islamic family law.
मेंटेनेंस इज ऑल्सो नोन एज नफाका, स्पेलिंग है NAFAQAH। इसको मेंटेनेंस को एक टर्म दी गई है इस्लामिक लॉ में, ठीक है। इन इस्लामिक jurisprudence refers to the financial support that a husband is obligated to provide to his wife during and after the marriage। एक मेंटेनेंस का अमाउंट होता है जो हस्बैंड ड्यूरिंग द मैरिज भी और आफ्टर मैरिज भी अपनी वाइफ को प्रोवाइड करेगा। ड्यूरिंग मैरिज भी भाई वाइफ की कुछ ज़रूरतें हैं, आप भी अगर आपकी शादी होगी कल को या आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ, अगर आपकी वाइफ वर्किंग है या नहीं है या उसकी जैसी भी फाइनेंशियल नीड्स हैं वो आप ही तो फुलफिल करेंगे, कोई बाहर वाला नहीं करेगा आके। हस्बैंड का ये एक ऑब्लिगेशन होता है, चाहे वो हिंदू मैरिज हो, चाहे वो मुस्लिम मैरिज हो, या चाहे वो कोई भी मैरिज हो, पार्टनर ही पार्टनर को सपोर्ट करता है। दिस इज सपोर्टेड this support is intended to ensure the well-being and financial stability of the wife, especially in the event of divorce। डाइवोर्स के टाइम पे वाइफ का कोई देखभाल करने वाला नहीं रहने वाला है हस्बैंड के बाद, तो कोर्ट इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। और जो विडो है या फिर जो डाइवोर्स वुमेन है, यहाँ पे डाइवोर्स वुमेन की बात की गई है, तो उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कोई कमी ना हो, इस वजह से यहाँ पे मेंटेनेंस दिया जाता है आफ्टर डाइवोर्स भी फ्रॉम द हस्बैंड। The case of Shah Bano in India, which gained prominence in the 1980s, played a pivotal role in shaping the legal landscape regarding the maintenance of rights of divorced women। ओके, तो यहाँ पे शाह बानो का एक लैंडमार्क केस है जो कि हमें बताएगा कि भैया मेंटेनेंस कैसे दिया जाता है। 1980s के टाइम का ये केस है। बैकग्राउंड ऑफ शाह बानो केस यहाँ पे हम देखें तो शाह बानो बेगम, अ मुस्लिम वुमेन थी कि शाह बानो बेगम, was divorced by her husband in 1978। After the divorce, she sought maintenance under Section 125 of the Code of Criminal Procedure CRPC जिसको हम कहते हैं, उसके सेक्शन 125 के तहत वहाँ पे उन्होंने मेंटेनेंस के लिए फाइल किया था, which provides for the maintenance for wives, children and parents। The controversy arose when the Supreme Court of India, in its judgment in 1985, awarded maintenance to Shah Bano under the Section 125 of the CRPC। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में शाह बानो को मेंटेनेंस के लिए वहाँ पे क्लीन चिट दे दी थी कि हाँ, आपके जो हस्बैंड है वही आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे, आपके बच्चों की देखभाल के लिए भी और आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी भी देखभाल करनी आपको है। तो इस वजह से जो हस्बैंड है उनको ऑब्लिगेशन यहाँ पे मिली थी कि वो मेंटेनेंस अपनी वाइफ को, जो कि है शाह बानो बेगम, उनको प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे चेंजेस और एंड इम्प्लीकेशंस हम यहाँ पे देखते हैं क्या आए हैं इसके बाद। इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 125 CRPC। The Shah Bano case clarified that Muslim women, like women of other religions, could claim maintenance under Section 125 of the CRPC। This decision reinforced the concept that maintenance laws could apply uniformly to women of all religious communities। यह एक लैंडमार्क केस इसलिए भी माना गया था क्योंकि इसके बाद जो मुस्लिम वुमेन थी उन्होंने अपना मेंटेनेंस का राइट जो है पहली बार महसूस किया कि बाकी धर्मों के तहत इस्लाम धर्म में, मुस्लिम लॉ में भी जो वुमेन है अगर उसका डाइवोर्स हो गया है तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, क्योंकि वो भी बाकी एक वुमेन की तरह ही है, भले ही उसका कोई भी धर्म क्यों हो। यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है कंट्रोवर्सी एंड लेजिस्लेटिव रिस्पांस। द जजमेंट स्पार्क्ड कंट्रोवर्सी एंड देयर वाज अ परसीव्ड नीड फॉर अ सेपरेट लॉ टू गवर्न मेंटेनेंस फॉर मुस्लिम वुमेन। इन रिस्पांस टू कंट्रोवर्सी, द इंडियन पार्लियामेंट पास द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम वुमेन के लिए एक अलग से एक्ट भी पास किया गया था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि भाई हमें एक अलग से एक्ट भी दो जिससे कि हमारी जो है मेंटेनेंस राइट्स क्लेम्स हो सके और हमें जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कोई परेशानी ना हो आगे क्लेम करने में। तो यहीं पे इसी के रिस्पॉन्स में इंडियन पार्लियामेंट में ये पास हुआ था, ना कि सुप्रीम कोर्ट ने यूं ही ऑर्डर दे दिया था। ये इंडियन पार्लियामेंट में बहस चली थी इस बारे में कि यहाँ पे मुस्लिम एक्ट 1986 को बना दिया जाए, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स के तहत बनाया गया वुमेन के लिए। थर्ड पॉइंट आता है मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये एक्ट था क्या। द एक्ट sought to provide a comprehensive framework for the maintenance of divorced Muslim women। It introduced the concept of iddat maintenance, specifying that a divorced woman is entitled to maintenance during the iddat period। Additionally, the act limited the duration of maintenance to the iddat period unless the parties agree otherwise। इस एक्ट के तहत जो इद्दत पीरियड मिलता था, यानी कि जो वेटिंग पीरियड देती थी जो कोर्ट से मिलती थी दोनों पार्टीज को, कि इद्दत पीरियड के बाद आप न्यू मैरिज में जा सकते हो, आप रीमैरी कर सकते हो, उस पीरियड तक हस्बैंड को अपनी वाइफ को ही मेंटेनेंस देना पड़ता था। और जो कि ये इद्दत पीरियड था, यहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी फॉलो करने थे जो हमने पहले डिस्कस किए थे। इम्पैक्ट, फोर्थ पॉइंट आ गया हमारा कि इम्पैक्ट ऑन जुडिशियल अप्रोच। द शाह बानो केस and the subsequent legal legislation highlighted the delicate balance between personal laws and constitutional principles। While the act sought to address concerns within the Muslim community, it also led to debates about the need for a uniform civil code in India।
यहाँ पे काफ़ी डिबेट्स हुई, ठीक है। इस एक्ट के बाद जो है वुमेन को अपना थोड़ा-सा एक राइट महसूस होने लग गया कि हाँ भैया, हम में भी कुछ दम है, हम भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अगर आप डाइवोर्स दे दोगे तो ऐसे तो हम पीछे आपका भी नहीं छोड़ेंगे। हमारे जो बच्चे हैं उनको कौन पालेगा भैया? आपने तो छोड़ दिया। हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका कौन कैसे ख़्याल रखेगा? अगर हम चले गए तो वो बूढ़े होंगे, कुछ होगा, हमारे भाई-वाई हैं वो अपनी फैमिली में व्यस्त हो गए। भाई हमें तो उनको देखना पड़ेगा ना, आपने छोड़ दिया। तो यहाँ पे यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के बारे में भी बात की गई कि भैया पूरे इंडिया में एक यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड भी आना चाहिए, कि सब वुमेन को जो राइट है वो क्लेम ऐसे दिया जाए। तो ये इस वजह से शाहबानो केस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस माना गया है मुस्लिम मैरिज एक्ट में। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन को यहाँ पे हमने एंड किया है और पूरा हमने पढ़ लिया। इसमें हमने देखा था कि भैया जो शाहबानो केस है उसका क्या बैकग्राउंड था और क्या मेंटेनेंस में क्या कंट्रोवर्सी हुई, क्या इम्प्लीकेशन आई है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, डिफाइन गिफ्ट एंड विल अंडर द मुस्लिम लॉ, ऑल्सो ब्रिंग आउट द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू। दो टर्म्स होती हैं, गिफ्ट होता है और एक होता है विल। गिफ्ट बेसिकली होता है कि आप अपना वो खुद ही आप डिसाइड करते हो कि हाँ ये मेरे को गिफ्ट देना है किसी को, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होता या कोई आपको वो गिफ्ट आप अपनी मर्जी से देते हो, उसका कोई अनकंडीशनल होता है, वो आप अपनी मर्जी से अपने बच्चों के लिए करते हैं, कुछ भी करते हैं। और जो विल होती है वो तो भैया आपकी पूरी प्रॉपर्टी की जो जायदाद की डिस्ट्रीब्यूशन है वो है, उसको विल कहते हैं। गिफ्ट में जो है आपकी कुछ भी आप दे सकते हो, वो फाइनेंशियल आप कैश हो या कुछ कुछ भी आप कमोडिटी दे सकते हैं। और अभी इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में हम डिफरेंस के बारे में भी यहाँ पे हम बात करेंगे। इन इस्लामिक लॉ बोथ गिफ्ट्स एंड विल्स, गिफ्ट को कहते हैं हिबा एंड विल्स को कहते हैं वसिया, आर mechanism through which a person can transfer property or assets to others. However, they have distinct characteristics and operate under different legal principles. Let's define each term and explore the differences. Okay, तो पहले हम गिफ्ट के बारे में कर लेते हैं बात। गिफ्ट का मतलब हिबा होता है। डेफिनेशन इसकी हम देखें तो ये है, अ गिफ्ट नोन एज हिबा इन इस्लामिक लॉ इज अ वॉलंटरी एंड इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी और एसेट्स फ्रॉम वन पर्सन, जो कि द डोनर है वो, और जो रिसीवर है डोनी, उन दोनों के बीच ट्रांसफर होता है। और ये ट्रांसफर बिल्कुल इमीडिएट होता है। इसमें किसी भी चीज़ का हमें वेट नहीं करना, कोई भी सर्टेन कंडीशंस नहीं होती हैं कि हाँ जो डोनर है वो मर जाएगा उसके बाद ही डोनी को कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है, तुरंत मिल जाती है उसकी प्रॉपर्टी की ओनरशिप या कुछ भी, जो कोई भी कमोडिटी हो उसकी ओनरशिप तुरंत मिलती है डोनी को। द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड गिफ्ट इंक्लूड द डोनर्स इंटेंशन टू गिव, द एक्सेप्टेंस बाय द डोनी एंड द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द गिफ्टेड प्रॉपर्टी। तीन चीज़ों का ख्याल रखना है खाली इस चीज़ में, कि जो जो डोनर है उसकी पूरी मतलब के इंटेंशन क्या है डोनर की, डोनी को देने के लिए, जो डोनी है उस वो एक्सेप्ट करे कि हाँ आप मेरे को ये गिफ्ट के तौर पर मैं आपको कबूल ये करती हूँ आपका या करता हूँ, और जो भी आप प्रॉपर्टी देना चाह रहे हैं, एंड द एक्चुअल डिलीवरी भी जो है वो कह दिया, हवा में ना रह जाए वो बात, वो एक्चुअल डिलीवरी भी हो डोनी के पास, डोनर के थ्रू। ये कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स हैं वैलिड गिफ्ट के लिए। की पॉइंट्स देख लेते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट की पॉइंट है हमारा वॉलंटरीनेस, ठीक है। अ गिफ्ट मस्ट बी मेड वॉलंटरीली विदाउट एनी कोर्जन और प्रेशर ऑफ द डोनर ऑन द डोनर। तो डोनर के ऊपर कोई भी प्रेशर मत बनाना भैया, किसी भी तरह का कोई क्या जबरदस्ती तुम उनसे ले लो और फिर वो बोलो कि भैया ये तो गिफ्ट था, उनके ऊपर चक्कू रख के उनके गले पे और फिर बोलो कि भैया ये तो गिफ्ट था। तो ऐसा नहीं होता है, वो अपनी मर्जी से ही देंगे तभी वो गिफ्ट माना जाएगा। इमीडिएट ट्रांसफर, द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज इमीडिएट एंड अनकंडीशनल वंस द गिफ्ट इज एक्सेप्टेड। गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ तो बात अलग है, वरना अगर एक बार एक्सेप्ट हो गया तो आप उसके ऊपर कोई भी क्लेम नहीं कर सकते कि भैया ये प्रॉपर्टी मेरी थी और या ये चीज़ जो भी मैंने आपको दी है ये मुझे वापस करो, ऐसे ना आप नहीं कह सकते, फिर वो गिफ्ट की किस बात करेगा। थर्ड चीज़ हो गई एक्सेप्टेंस, द डोनी मस्ट एक्सेप्ट द गिफ्ट फॉर द ट्रांजेक्शन टू बी वैलिड। फोर्थ पॉइंट आता है रिवोकेबिलिटी, जनरली अ गिफ्ट वंस कंप्लीटेड इज इरिवोकेबल। एक बार अगर आप गिफ्ट दे दो तो वो वापस नहीं आता है। However, there are exceptions and the Islamic law may allow revocation under specific circumstances. इस चीज़ के लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो इस्लामिक लॉ में आपके जो गिफ्ट है उसको रिवोक भी आप करने का कुछ प्रावधान है, लेकिन वो बहुत ही रेयर केस होते हैं और उसकी जो एक्सेप्शंस हैं उसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हमने गिफ्ट के बारे में पढ़ लिया तो अब हम विल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। विल होता है वसिया। डेफिनेशन देखते हैं, अ विल और वसिया इन इस्लामिक लॉ इज अ डिक्लेरेशन मेड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम एक्सप्रेसिंग देयर विशेस रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी और एसेट्स आफ्टर डेथ। Unlike a gift, the transfer of ownership does not occur immediately but is implemented after the death of the testator. जो टेस्टेटर होता है, जिसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, जिसका अपना इस्टेट होता है, ये जो विल है इसका जो भी एनेक्टमेंट है वो उसके जीते जी नहीं होता है। जब उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद उसकी विल पढ़ी जाती है कि अगर किसी पर्सन ने कोई विल छोड़ दिया कि हाँ मेरे को इतना पार्ट अपना इस पर्सन को देना है, अपने छोटे बेटे को देना है, या 3 बेटे हैं सपोज, तो छोटे बेटे को अपना देना है इतना पार्ट, और बाकी पार्ट जो है वो आप जैसे करना है करो, पर इतना पार्ट तो मैं छोटे को दूंगा। तो ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब फादर की डेथ हो जाए।
की पॉइंट्स यहाँ पे है पोस्ट थॉमस इफेक्ट। पोस्ट थॉमस का मतलब यही है कि आफ्टर डेथ होगा ये जो भी इफेक्ट होगा इस चीज़ का। सेकंड है लिमिटेड शेयर। यहाँ पे ये पॉइंट बहुत वैलिड है कि भैया आप पूरी प्रॉपर्टी आप एकदम ही किसी को नहीं दे सकते हो, इसमें भी आपको लिमिटेड शेयर ही दे सकते हो, इस चीज़ का यहाँ पे लॉ है। तो अ पर्सन कैन एलोकेट अप टू 1/3 ऑफ देयर एस्टेट थ्रू द विल। 1/3 हिस्सा पूरी संपत्ति का जायदाद का आप दे सकते हो, लेकिन 2/3 जो हिस्सा है वो लॉ के तहत जैसे वो डिफाइंड है वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हाउएवर दिस शेयर इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस एंड द रिमेनिंग 2/3 आर टिपिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक इनहेरिटेंस लॉज। थर्ड पॉइंट है हमारा सब्जेक्ट टू कंसेंट। द बेनिफिशियरीज मेंशन्ड इन द विल नीड टू कंसेंट टू देयर शेयर्स एंड द इम्प्लीमेंटेशन इज सब्जेक्ट टू द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ द इस्लामिक लॉ। यहाँ पे सब्जेक्ट कंसेंट हर तरफ से पूरा होना चाहिए इस चीज़ को इफेक्ट में लाने के लिए। हाँ, आप अपनी रजामंदी से सब कुछ हो रहा है, इस चीज़ का कंसेंट आपको प्रोवाइड करना होगा। फोर्थ है रिवोकेबिलिटी। अ टेस्टेटर हैज द राइट टू अमेंड और रिवोक देयर विल ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम एज लॉन्ग एज इट इज डन इन कंप्लायंस विद इस्लामिक लीगल प्रिंसिपल्स। जो आपने विल बना दिया उसका मतलब ये नहीं है कि वो पत्थर की लकीर हो गई। अगर आपके साथ वो विल में जो आपने मेंशन किया है और आपको लग रहा है कि मैंने विल शायद थोड़ी गलत बना दी और मेरे को कुछ इसमें अमेंडमेंट करने हैं, तो अगर वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के थ्रू आपने उनको मद्देनजर रखते हुए बनवाई है और आप टेस्टेटर हैं, आप अभी लाइफ टाइम है, अभी जिंदा हैं, तो आप पूरी लाइफ टाइम में भी उसको अमेंड करवा सकते हो। आप उसमें चेंजेस करवा सकते हो अपनी विल, जो भी आप अपनी प्रॉपर्टी में विल बनवा के जाने वाले हो। अब यहाँ पे हम डिफरेंस देखें गिफ्ट और विल के अंदर, तो आपको मैं कुछ पॉइंट्स हैं उनके बिहाफ पे इन दोनों को हम कंपेरिजन करेंगे इन दोनों को। तो फर्स्ट है टाइमिंग ऑफ ट्रांसफर। गिफ्ट में जो है इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, ओनरशिप का, और टेक्स प्लेस अपॉन एक्सेप्टेंस। और विल जो है ट्रांसफर ऑफ एसेट्स ऑकर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। सेकंड है रिवोकेबिलिटी। जनरली जो गिफ्ट है वो इरिवोकेबल होता है वंस कंप्लीटेड, और जो विल है वो रिवोकेबल होता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द टेस्टेटर। थर्ड है एक्सेप्टेंस। गिफ्ट रिक्वायर्स इमीडिएट एक्सेप्टेंस बाय द डोनी, और विल जो है बेनिफिशियर्स मस्ट कंसेंट टू देयर शेयर्स एंड द विल इज सब्जेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टेस्टेटर्स डेथ। फोर्थ है स्कोप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। गिफ्ट कैन एनकम्पास अ वाइड रेंज ऑफ एसेट्स एंड अमाउंट। गिफ्ट में कोई एक स्पेसिफिक चीज मेंशन नहीं होती है कि यही चीज आप गिफ्ट दे सकते हो। वाइड रेंज ऑफ एसेट्स होते हैं एक पर्सन के पास, कि भाई मेरे पास कार है, मेरे पास कोई प्लॉट है, मेरे पास कोई फ्लैट है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो भी गिफ्ट देना चाहता हो, या वो कैश दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, ज्वेलरी दे रहा है, तो ये चीज़ जो है इसमें गिफ्ट में बहुत वाइड रेंज ऑफ एसेट्स है और अमाउंट्स है। लेकिन जो विल होती है वो लिमिटेड टू 1/3 ऑफ द ईस्टेट, यानी कि जो आपका प्रॉपर्टी है, आपकी ईस्टेट है, उसका 1/3 हिस्सा ही आप विल में अपने थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हो अपनी मर्जी के थ्रू किसी एक पर्सन के लिए, विद द रिमेनिंग 2/3 टिपिकली सब्जेक्ट टू द इस्लामिक इनहेरिटेंस रूल्स। जो इस्लामिक इनहेरिटेंस का मतलब जो आपको पहले से मिले हुए हैं, आपके पूर्वजों से चलते हुए आ रहे हैं, आपने इनहेरिट करें, तो जो 2/3 बाकी जो आपकी ज़मीन है, आपका स्टेट है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही होगा, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। बोथ गिफ्ट्स एंड विल्स सर्व as important tools in estate planning under Islamic law, allowing individuals to allocate their assets according to their preference and religious principles. ये आपका कंक्लूजन हो गया, और यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए हैं जो कि लॉन्ग आंसर के थे। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि डॉवर जो है इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द हस्बैंड एंड नॉट कंसिडरेशन ऑफ द मैरिज। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेचर एंड डॉवर एंड इट्स डिफरेंट काइंड्स। यहाँ पे हमने डॉवर के बारे में तो देखा ही था कि डॉवर का मतलब क्या होता है। डॉवर होता है हमारा मेहर। क्या होता है मेहर? मेहर होती है फाइनेंशियल अमाउंट, किसको दी जाती है? विडो को दी जा सकती है, या फिर आपकी जो ब्राइड है उसको दी जाती है, ग्रूम की साइड से दी जाती है। पहले ही निकाह के टाइम पे डिस्कशन हो जाता है दोनों पार्टीज़ के बीच में, और उसके बाद कंसेंट लिया जाता है दोनों पार्टीज़ का। जब कंसेंट मिल जाता है, निकाह कंप्लीट हो जाता है, अनपेड रह जाता है जो मेहर का अमाउंट है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वाइफ क्लेम कर सकती है हस्बैंड के स्टेट में से अपना हिस्सा, अपना डिस्ट्रीब्यूशन होने से पहले हस्बैंड की स्टेट का। तो ये हमने डॉवर के बारे में हम इतना लिख लेंगे। यहाँ पे आते हैं नेचर ऑफ द डॉवर एंड ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन ऑफ द हस्बैंड, यहाँ पे पहला पॉइंट आता है। इन इस्लामिक लॉ डॉवर इज प्राइमरली viewed as a financial obligation imposed on the husband. It is an amount of money or property that the husband is obligated to provide to the wife as a part of the marriage contract. ठीक है, वही सेम बात है, वही रिपीट हो रही है कि ये भैया ऑब्लिगेटेड है, हस्बैंड है, प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, वो मुकर नहीं सकता है इस चीज़ से। सेकंड है नॉट कंसिडरेशन फॉर मैरिज। Unlike a traditional contractual consideration where something of value is exchanged between parties, divorce is not a price paid for the marriage. Instead, it is a symbolic and obligatory provision meant to honor and financially support the wife. ये भैया ये कोई दहेज वहेज का वैसे कोई वो नहीं है कि भैया ये उस तरीके से आपको शान शौकत दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम इतनी संपत्ति वाले हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली सिंपली और बेसिकली वाइफ के फाइनेंशियल स्टेटस को बचाने के लिए ही ये चीज़ इम्प्लीमेंट करवाई गई है मुस्लिम लॉ में। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डावर हैं, वो उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। एक है प्रॉम्प्ट डावर, जो कि टर्म है मुअज्जल।
ये किस तरीके का डॉवर है भैया? इज दिस टाइप ऑफ डॉवर इज स्पेसिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बट इज पेएबल इमीडिएटली और इन द नियर फ्यूचर. इट इज एन अपफ्रंट टेंजिबल ऑब्लिगेशन ऑन द हस्बैंड. टेंजिबल का मतलब होता है वो चीजें जिनको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो. ये उस तरीके का एक ऑब्लिगेशन होता है हस्बैंड का फाइनेंशियल, जो वो अपनी वाइफ को देता है. और इसको आप इमीडिएटली भी पे कर सकते हो, आप इसको या फिर नियर फ्यूचर में आप जैसे भी आप एक्सेप्ट करोगे दोनों पार्टीज वैसे ये पे किया जाता है. ये होता है हमारा मुअज्जल यानी कि प्रॉम्प्ट डावर. सेकंड आता है डेफर्ड डावर. प्रॉम्प्ट डावर हो गया. अब देखेंगे डेफर्ड डावर. Deferred dower is an amount agreed upon at the time of marriage, but its payment is postponed to a future date or is contingent upon a specific event such as the occurrence of divorce or the death of the husband. ये जो डवर है ये वाइफ को इमीडिएट नहीं दिया जाता है. ये जो डेफर्ड डवर है, डेफर्ड पेमेंट्स या डेफर्ड डावर का मतलब ये होता है कि ये किसी फ्यूचर इवेंट पे निर्भर करता है. वो फ्यूचर इवेंट या तो हस्बैंड की डेथ हो सकती है या फिर आपका डाइवोर्स हो सकता है. इन दोनों इवेंट्स पे अगर हो ये ऑकर्ड हो गया, किसी भी मिस हैपनिंग के थ्रू हो गया कुछ भी, तो ये जो डावर का अमाउंट है ये आपको मिलेगा. थर्ड है स्पेसिफाइड डावर, जिसको कहते हैं मिथल और मुसामा. दिस रेफर्स टू द डावर दैट इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड एंड एग्रीड अपॉन बाय बोथ पार्टी ड्यूरिंग द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट एंड द अमाउंट एंड नेचर ऑफ द डावर आर क्लियरली डिफाइंड. स्पेसिफाइड का मतलब डिफाइंड ही होता है. डिफाइंड डावर हो गया भैया, आपका जो भी डावर है वो आप मैरिज के टाइम पे ही पहले स्पेसिफाई कर दो कि आपके ये आप इतना डावर देना चाहते हो अपनी वाइफ के, दोगे, आप दोनों पार्टी का कंसेंट लो और ये आपका जो है क्लियरली डिफाइंड हो जाएगा. नेचर और अमाउंट जो भी है इसका, इसको कहते हैं स्पेसिफाइड डावर. फोर्थ है हमारा नॉन स्पेसिफाइड डावर, जिसको कहते हैं गैर मिथल. In some cases, the parties may agree to the dower that is not explicitly specified at the time of the marriage contract. Instead, it may be left open or determined by customary practices or the financial means of the husband. नॉन स्पेसिफाइड डॉवर जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन अपने हस्बैंड की भी देखी जाती है, उस हिसाब से बाद में स्पेसिफाई मतलब बता दिया जाता है कि भैया हम ऐसे करेंगे, जो भी हमारी कंडीशन होगी उस हिसाब से हम दे देंगे आपको, लेकिन मिल जाएगा. तो ये नॉन स्पेसिफाइड डॉवर हो गया. तो यही 4 तरीके के डॉवर होते हैं. पहला हो गया प्रॉम्प्ट डॉवर, दूसरा हो गया डेफर्ड डॉवर, तीसरा हो गया स्पेसिफाइड डॉवर और चौथा हो गया नॉन स्पेसिफाइड डॉवर. यहाँ पे कमेंट्री करते हैं भैया स्टेटमेंट के ऊपर. Symbolic and honorary nature. Dower is considered symbolic of the husband's commitment and responsibility towards the financial well-being of the wife. It is not a purchase price for the marriage, but signifies the husband's acknowledgement of his financial responsibilities. यहाँ पे फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ द वाइफ के लिए ये चीज़ जो है सिंबॉलिक और ऑनरी नेचर के लिए, ये उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जाती है, ये उसको नीचे दिखाने के लिए नहीं होता है, ये उसके ऑनर के लिए होता है जो भी डॉवर है. सेकंड पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट्स. Dower serves to provide financial security to the wife in the event of divorce or the husband death. It emphasizes the importance of protection of women's right within the marital relationships. Okay, these things need to be taken off. कि dower मैरिज के खत्म होने का वेट नहीं करेगा या उसके मरने का एंड नहीं, डॉवर जो है उसकी मेंटेनेंस भी करता है एक वाइफ की. डिस्टिंक्ट फ्रॉम डाउरी. दहेज और डॉवर दोनों चीज में फर्क है, मेहर और दहेज में. इट्स क्रूशियल to distinguish between dower and dowry. While dower is the financial right of the wife, a dowry is a gift or the property given by the bride's family to the groom. जो डावर है वो राइट होता है वाइफ का, वो क्लेम कर सकती है, और जहाँ पे डाउरी है वो उल्टा ब्राइड की फैमिली देती है ग्रूम की फैमिली को मैरिज करने के लिए, जो कि वैसे तो इलीगल है इंडिया में. तो लेकिन ये इन दोनों में डिफरेंस है मेन. समरी यहाँ पे कंक्लूजन में हम अगर पूरे आंसर ही करें, इन समरी द डावर इज in Islamic law is indeed an obligation of the husband reflecting the ethical and financial responsibilities associated with the marital relationship. The different kinds of dower allow for flexibility in its structure, taking into account the preferences and circumstances of the parties involved. यही सब चीज़ें हमने समरी में कह दी है हमारी कि डावर किस लिए दिया जाता है, क्या पर्पज़ है, क्यों ये मैंडेटरी है, और मुस्लिम लॉ में ये एनफोर्सेबल है बशर्ते दोनों पार्टीज का कंसेंट हो और हस्बैंड वाइफ अपनी मैरिज को वैलिड मैरिज के थ्रू ही करें, तो ये क्लेम की जा सकती है. यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ डाइवोर्स एंड देयर इफेक्ट्स. अब डाइवोर्स भी ना कई तरीके के होते हैं, जैसे कि हमारे इला है, जिहार है, खुला है, लियान है और लान है. लियान और लान ये 4 तरह के डाइवोर्स हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. छोटे छोटे ही हैं, इनकी डेफिनेशन मैं बता देता हूँ. इला के बारे में पढ़ेंगे, ILA इला. Ila is a form of divorce where the husband takes an oath to abstain from conjugal relations with his wife for a specified period, usually 4 months or longer. If the husband does not fulfill the oath within the stipulated time, the marriage dissolves automatically. Conjugal relationships
फिजिकल या सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होता है। इला एक ऐसे टाइप ऑफ डाइवोर्स है जहाँ पे हस्बैंड जो है वो ओथ लेता है, यानी कि उसको एक शपथ ली जाती है कि आप अपनी वाइफ से किसी भी तरह का कोई भी कंजुगल रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, उससे कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, उससे किसी भी तरह का आप रिलेशन नहीं रखोगे इमोशनली भी। और ये बेसिकली 4 मंथ्स तक होता है या फिर उससे बढ़ भी जाता है, पर मेनली इतना पीरियड तो होता ही है कि 4 महीने तक आप कोई कॉन्टैक्ट कुछ कैसा भी नहीं रखोगे। ये कोर्ट वो अगर इस चीज़ को पूरा फॉलो करते हैं तो कोर्ट आपकी जो मैरिज है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व कर देती है। इफेक्ट्स है ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन का। इफ द हस्बैंड फेल्स टू एंड हिज वो विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड, द मैरिज इज कंसिडर्ड डिसॉल्व्ड ऑटोमेटिकली विदाउट द नीड फॉर अ सेपरेट प्रोनाउंसमेंट ऑफ डिवोर्स। ओके, सेकंड है हमारा जिहार, ZIHAR। Zihar is a form of divorce where a husband compares his wife to a prohibited relationship, such as his mother or sister, in terms of prohibition of conjugal relations. This act triggers a form of divorce. यहाँ पे इस तरीके के डाइवोर्स में हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ की कंपैरिजन करता है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स के साथ, जैसे कि उसकी माँ है, उसकी बहन है हस्बैंड की, उनके साथ अपनी वाइफ की तुलना करता है। अगर ये सब चीज़ें हों तो भैया जो मैरिज है वो कंसिडर्ड डिसॉल्व ऑटोमेटिकली हो जाती है विदाउट द नीड ऑफ सेपरेट प्रोनाउंसमेंट ऑफ द डाइवोर्स। इफेक्ट्स हैं ऑब्लिगेशन टू अटोन द अंडू to undo the effects of zihar, the husband must expiate by fasting for 2 consecutive months or by feeding 60 needy people. Failure to atone keeps the prohibition on conjugal relations in force. अगर हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को वापस चाहता है अपनी लाइफ में कि मेरे को ऐसे डाइवोर्स नहीं करना है अपनी वाइफ के साथ, तो इसके ऊपर आपको मुस्लिम लॉ के तहत हस्बैंड को ऑब्लिगेशन मिलती है अटोन की। अटोन यानी कि या तो आप 2 महीनों तक आप फास्ट करोगे, या फिर आपको एक और कंडीशन है कि आप 60 नीडी पीपल्स को खाना खिलाओगे। ये दोनों चीज़ आप करते हो तो ठीक है, नहीं कर पाते हो तो आपको भैया प्रोहिबिट किया जाएगा कंजुगल रिलेशंस से भी। थर्ड टाइप आता है खुला, KHULA। खुला इज अ डाइवोर्स इनिशिएटेड बाय द वाइफ वेयर शी सीक्स अ रिलीज फ्रॉम द मैरिज बाय ऑफरिंग सम फाइनेंशियल कंपनसेशन फॉर फॉरफीटिंग हर फाइनेंशियल राइट्स। खुला एक ऐसा डाइवोर्स होता है जिसमें कि जो वाइफ है वो खुद ही कहती है कि मुझे अपने हस्बैंड से रिलीज चाहिए, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी तरह का कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए, मुझे अलग होना है अपने हस्बैंड से। इस टाइप के डाइवोर्स को वाइफ ही इनिशिएट करती है और ये खुला कहते हैं, इस टाइप के डाइवोर्स को कहते हैं हम खुला। इफेक्ट्स क्या है, म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है इसमें। फॉर खुला टू बी इफेक्टिव इट रिक्वायर्स म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन द पार्टीज, द हस्बैंड में एग्री टू द टर्म्स प्रपोज्ड बाय द वाइफ और दे मे नेगोशिएट एन एग्रीमेंट। उनके बीच या तो नेगोशिएशन हो या कंसेंट तो लेना ही पड़ेगा उनको। हस्बैंड के बिना मंजूरी, अगर वो मंजूरी नहीं देते हैं इस चीज़ को, तो ऐसे वाइफ को डाइवोर्स नहीं दिया जाएगा। फाइनेंशियल सेटलमेंट भी किया जाता है। द वाइफ में नीड टू फॉरफीट हर फाइनेंशियल राइट्स टू रिटर्न द डावर महर रिसीव्ड ड्यूरिंग द मैरिज एज अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। यहाँ पे फाइनेंशियल जो मेंटेनेंस है वो तो मिलेगा ही नहीं, और साथ में जो भी उसको महर मिला था वो भी उसको वापस करना पड़ेगा अपने हस्बैंड को, जो निकाह के टाइम पे उसको मिला था। फोर्थ और लास्ट जो है वो ये आपका टाइप आता है डाइवोर्स का, लियान या लान और लान। डेफिनेशन देंगे हम लियान या लान जो भी है, दोनों ही एक ही टाइप की ये डाइवोर्स है। लियान और लान इज इन्वोक्ड व्हेन अ हस्बैंड एक्यूजेस हिज वाइफ ऑफ अडल्टरी, जिना, and later discovers that he was mistakenly or falsely accused her. In this case, the husband faces some severe consequences. Adultery का मतलब होता है आपकी जो वाइफ है, हस्बैंड अगर एडल्ट्री का अगर चार्ज लगा रहा है या वाइफ लगा रही है, एडल्ट्री का मतलब यही होता है आपकी जो स्पाउस है वो किसी अदर पर्सन के साथ सेक्सुअली एक्टिव हैं, किसी और पर्सन के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हैं। इसको यहाँ पे जिना भी कहा जाता है। और अगर इस चीज़ को आप पहले एक्यूज करते हो अपनी वाइफ को, जो हस्बैंड है, कि वो एडल्ट्री कर रही है, और उसके बाद पाया जाता है कि वो फॉल्स एक्यूज था, तो इस मोमेंट पे आपको लियान या लान जो भी टर्म आए, ये वाला डाइवोर्स आपको दिया जाएगा, और सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज भी आपको फेस करने होंगे, क्योंकि ये एक तरीके का डेफोमेशन भी है आपकी वाइफ के ऊपर। इफेक्ट्स हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द हस्बैंड। इफ द हस्बैंड्स एक्यूजेशन इज प्रूवन फॉल्स ही फेसेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इंक्लूडिंग अ कर्स लियान ऑन हिमसेल्फ। कर्स होता है आपका श्राप। इफ ही डिनाइज द फॉल्स एक्यूजेशन एंड द मैरिज डिसॉल्व्स। यहाँ पे मैरिज का जो है पूरा डिसॉल्व करवा दिया जाता है अगर हस्बैंड ये झूठे बेबुनियाद आरोप अपनी वाइफ के ऊपर लगाता है। यहाँ पे स्पेशल नोट है, इस्लामिक लॉ प्लेसेस अ हाई वैल्यू ऑन ऑनेस्टी एंड डिस्करेजेस फॉल्स एक्यूजेशंस स्पेशली इन मैटर्स ऑफ ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज लाइक अडल्ट्री। जो इस्लामिक लॉ है वो काफ़ी पवित्र माना गया है, ऑनेस्टी के ऊपर ये पूरा निर्भर करता है, और ये बिल्कुल बढ़ावा नहीं देता है इन अडल्ट्री को, जिसको जिन कहते हैं, और या फिर किसी भी तरह की ऐसे
आर्बिट्रेरी डाइवर्सिस को, इसको बिल्कुल प्योर माना गया है। इट इज़ यहाँ पे कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं पूरे क्वेश्चन को कंक्लूड करने के लिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द प्रोसीजर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस फॉर्म्स ऑफ डाइवोर्स में वेरी अक्रॉस डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इस्लामिक jurisprudence and local legal interpretations and practices may also influence their application. Additionally, consulting with a qualified Islamic scholar or legal expert is recommended for a specific guidance in individual cases. यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आता है, डिस्कस इन ब्रीफ द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान एंड सुन्ना। यहाँ पे कुरान एंड सुन्ना एज सोर्सेज, पॉइंटिंग आउट डिफरेंस बिटवीन सुन्नी एंड शिया स्कूल। शिया और सुन्नी दो आपने जनरली सुने भी होंगे। कुरान में इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, कुरान में क्या बताया गया कि कौन शिया है कौन सुन्नी है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इन इस्लाम द कुरान एंड सुन्ना आर टू प्राइमरी सोर्सेज ऑफ गाइडेंस फॉर मुस्लिम्स सर्विंग एज फाउंडेशन एलिमेंट्स ऑफ इस्लामिक टीचिंग। दो ही सोर्सेज हैं जहां से इस्लाम के बारे में पता पड़ता है, वो है कुरान और सुन्ना। द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ दीज सोर्सेज एंड देयर इंटरप्रिटेशन कैन वेरी बिटवीन सुन्नी एंड शिया स्कूल्स ऑफ थॉट्स। जो शिया है और जो सुन्नी है, इनके अपनी विचारधाराएं हैं। दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं ये हमारे मुस्लिम लॉ में। इनकी थॉट्स के बारे में भी हम पता करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो कुरान के बारे में हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस देखते हैं। So, for both Sunni and Shia Muslims, the Quran holds the highest and indisputable authority. It is considered the literal word of God, यानी कि अल्लाह, as revealed to the Prophet Muhammad through the angel Gabriel. यहाँ पे मोहम्मद जो हैं वो उनके सबसे बड़े ईश्वर के जो मैसेंजर माने गए हैं, और कुरान की जो महत्वता है वो सबसे ऊपर है। वो दोनों के लिए, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, सबके लिए ही कुरान उनकी सबसे एक पवित्र किताब मानी गई है, ग्रंथ माना गया है, जो भी है उनके मुस्लिम लोगों के अपने धर्म में। रोल क्या होता है कुरान का? द कुरान सर्व्स अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड कवरिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फेथ, मोरालिटी, लॉ एंड पर्सनल कंडक्ट। इट इज द अल्टीमेट सोर्स फॉर मैटर्स ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिस। सबसे बड़ी सोर्स है, सबसे बड़ा ये एक सोर्स किस चीज़ के लिए? मैटर्स ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिस। क्या सच है, क्या झूठ है, कि क्या हमारी मान्यताएं हैं, सब कुछ मेंशन है मुस्लिम धर्म के कुरान में। यहाँ पे सुन्ना के बारे में बात करें, अब कुरान जब सबने पढ़ा है, सुन्ना के बारे में सब लोग थोड़ा कम जानते होंगे जो मुस्लिम्स नहीं हैं। सुन्ना की डेफिनेशन है, द सुन्ना एनकम्पासेस द एक्शंस, सेइंग्स, अप्रूवल्स एंड डिसअप्रूवल्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। It provides a practical example of how to implement the teachings of Quran in daily life. यानी एक तरीके से ये कुरान की गाइड है कि यहाँ पे इनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, जितनी भी कुरान में टीचिंग्स दी गई है उनको डेली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ये सुन्ना में मेंशन्ड है। अब सुन्नी और शिया दोनों के हम पर्सपेक्टिव देखते हैं। शिया और सुन्नी दोनों ही मुस्लिम होते हैं, लेकिन अलग होते हैं एक दूसरे के से। जैसे हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी सारी जातियाँ होती हैं, ऐसे ही यहाँ मुसलमानों में भी होती हैं। सुन्नी पर्सपेक्टिव है यहाँ पे कि Sunni Muslim considered the Sunnah as the second most authoritative source after the Quran. They believe that the Prophet's action and sayings are crucial for understanding the Quranic text and clarifying its meanings. इसका मतलब ये है कि जो सुन्नी लोग थे, जितने हैं अभी भी सुन्नी जो भी मुस्लिम हैं, वो प्रॉफिट मोहम्मद के जितने भी एक्शंस हैं, जितनी भी उनकी सेइंग्स हैं, उनके बिहाफ पे ही अपने धर्म का जो है वो आंकलन करते हैं, और सुन्ना की बुक को वो सेकंड मोस्ट हाईएस्ट अथॉरिटेटिव बुक मानते हैं आफ्टर द सोर्स ऑफ कुरान। शिया में क्या माना जाता है? शिया के जितने भी मुस्लिम होते हैं शिया टाइप के, ऑल्सो वैल्यू द सुन्ना, वो भी सुन्ना को वैल्यू तो करते हैं। दे प्लेस मोर एम्फसाइज ऑन द सेइंग्स एंड एक्शंस ऑफ प्रॉफिट्स फैमिली, पर्टिकुलरली द इमाम्स। जहाँ जो मोहम्मद हैं उनकी फैमिली के ऊपर ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया गया है। जो शियाज हैं, जो सुन्नी हैं, वो प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, और जो शिया हैं वो मोहम्मद की फैमिली या फिर उनके इमाम्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। द सुन्ना इन शिया इस्लाम इज ऑफन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ हदीथ। हदीथ का मतलब होता है सेइंग्स, या कि जो भी उनकी शिक्षाएं हैं, विच इंक्लूड्स द सेइंग्स एंड एक्शंस ऑफ प्रॉफिट एंड द इमाम्स। अब यहाँ पे हम सुन्नी एंड शिया के कुछ डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है हदीथ कलेक्शंस। हदीथ यानी कि सेइंग्स के कलेक्शन, यानी कि उनके टीचिंग्स के कलेक्शन, क्या उनके वचन थे प्रॉफिट मोहम्मद के। तो सुन्नी और शिया में पहला यहाँ पे डिफरेंस आता है कि सुन्नी मुस्लिम्स रिलाई ऑन अ वास्ट बॉडी ऑफ हदीथ लिटरेचर विद कलेक्शंस सच एज सही अल बुखारी एंड सही मुस्लिम बीइंग हाईली रिगार्डेड, और शिया मुस्लिम्स हैव देयर ओन कलेक्शंस ऑफ हदीथ often giving more weight to those highlight that words and actions of the imam such as the four books al kutub al arba.
दोनों की अपनी अपनी किताबें, कुछ भी मान्यताएं हैं, जो अपनी कलेक्शंस हैं इनके सेइंग्स के, प्रॉफिट मोहम्मद के, उन्होंने अपनी अपनी किताबें बना रखी हैं शिया और सुन्नी ने, और वो उनको फॉलो करते हैं। सेकंड आता है किस बेसिस पे, रोल्स ऑफ इमाम्स पे। जो सुन्नी है, while Sunni Muslims respect the leadership and scholarships of the early caliphs, the focus is primarily on the Prophet's companions as a source of the guidance. यहाँ पे सुन्नी जो है वो जो प्रॉफिट हैं उनके ही कंपेनियंस पे ज़्यादा निर्भर करते हैं गाइडेंस के लिए, और जो शियाज मुस्लिम अकॉर्ड स्पेशल सिग्निफिकेंस टू द लीडरशिप ऑफ द 12 इमाम्स। यहाँ पे इमाम्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है शियाज में, बिलीविंग देम टू बी डिवाइनली अपॉइंटेड सक्सेसर्स एंड द रिपोजिटर्स ऑफ नॉलेज, कि उनके पास अनंत सीमाएं हैं पूरे नॉलेज की, और वही असली जो हैं वंशज हैं पूरे लॉर्ड के, उनके डिवाइनली अपॉइंटेड सक्सेसर्स हैं। तो इमाम जो हैं वो 12 होते हैं, और यहाँ पे जो सुन्नी है वो इमाम्स पे इतना फोकस ना करके सीधा प्रॉफिट मोहम्मद के कंपेनियंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, या उनके वर्ड्स सेइंग्स डायरेक्टली देखते हैं। थर्ड पॉइंट आता है इज्तिहाद, यानी कि इंडिपेंडेंट रीजनिंग। सुन्नी इस्लाम अलाउज अ डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनिंग, जो कि इज्तिहाद है, बाई क्वालिफाइड स्कॉलर्स, एनेबलिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन लीगल इंटरप्रिटेशंस। ये लोग थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं जो सुन्नी होते हैं, और जो शियाज होते हैं हैज़ अ मोर स्ट्रक्चर्ड क्लरिकल हायरार्की एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इज्तिहाद इज ऑफन लिमिटेड। यहाँ पे सारी जो भी चीज़ें हैं वो पहले से कोडिफाइड क्लैरिफाइड हैं, कि किसी भी कंडीशन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो इनको पहले से ऊपर से इनका लिखा हुआ होता है। इनके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबल नेचर नहीं होता है, स्ट्रक्चर नहीं होता है कि ये अपने आप को थोड़ा सा ढाल लें किसी भी सर्कमस्टांसिस के हिसाब से। लेकिन सुन्नी जो है वो थोड़े फ्लेक्सिबल ज़्यादा होते हैं, तो इनकी इंडिपेंडेंट रीजनिंग ज़्यादा है सुन्नी की शियाज के कंपैरिजन में, जिसको हम कहते हैं इज्तिहाद। और यहाँ पे अथॉरिटी फॉर लीगल एंड थियोलॉजिकल मैटर्स इज फ्रीक्वेंटली वेस्टेड इन द आयतुल्लाज एंड मरजाज। ये कुछ भी आप शियाज के बारे में आप पढ़ोगे तो ये चीज़ आप लिख लेना अपने आंसर में। तो कंक्लूजन है इस आंसर का, वाइल बोथ सुन्नी एंड शिया मुस्लिम शेयर अ कॉमन फाउंडेशन इन द कुरान एंड सुन्ना, differences in and emphasis interpretation and historical events have led to distinct traditions within Islam. It's important to note that there is diversity within each sect and individual beliefs and practices can vary widely. कुछ यहाँ पे इवेंट्स हुए होंगे इनके पास्ट में, कुछ यहाँ पे इनकी इंटरप्रिटेशंस है हिस्टोरिकल इवेंट्स की, जिस वजह से इन दोनों के ट्रेडिशन का सोर्स भले ही कुरान क्यों ना हो, फिर भी इन दोनों में कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं इनके इंडिविजुअल बिलीव्स में, और जो हम देख सकते हैं। इसलिए इन दोनों को शिया और सुन्नी दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा दोबारा गिफ्ट के ऊपर आया हुआ है। व्हाट इज हिबा गिफ्ट, हु कैन मेक अ गिफ्ट, व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड गिफ्ट, कैन अ गिफ्ट बी रिवोक्ड अंडर मुस्लिम लॉ। ये चीज़ हम गिफ्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो हिबा गिफ्ट के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था। हिबा कहते हैं अरेबिक वर्ड जो इस्लामिक उसमें है धर्म में। हिबा कॉमनली नोन एज गिफ्ट इज वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है, ठीक है, स्पेसिफाइड स्पेसिफिक एसेट्स और प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन, जो कि जो देता है वो डोनर होता है, जो रिसीव करता है वो डोनी होता है, टू अनदर जो कि डोनी है, विदाउट एनी एक्सचेंज और कंसिडरेशन। इसके बदले में उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता है, इसीलिए इसको गिफ्ट कहा जाता है। यहाँ सेकंड पॉइंट है, हु कैन मेक अ गिफ्ट, एनी पर्सन हु हैज लीगल कैपेसिटी including mental competence and ownership of the property can make a gift. This includes both Muslims and non-Muslims. यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि गिफ्ट देने के लिए आपको पहले मुस्लिम ही बनना पड़ेगा, अगर आप नॉन मुस्लिम भी हैं तो भी आप गिफ्ट दे सकते हैं, बशर्ते कि आपकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है वो ठीक है और आप उस गिफ्ट के खुद ओनर है, ना कि वो किसी और की कमोडिटी है। इसेंशियल्स ऑफ वैलिड गिफ्ट यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो पहली है यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ डोनर्स इंटेंशन, एक्सेप्टेंस बाय द डोनी जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप। समझ गए होंगे आपके जो गिफ्ट दिया उसका ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर कर दी गई, उसके ऊपर किसी जिस जो डोनर है उसका कोई हक नहीं रहता। फोर्थ है लीगल कैपेसिटी ऑफ द डोनर, कि वो जो गिफ्ट उसने दिया है उसकी पोजेस करता है वो ओनरशिप खुद ही। और फिफ्थ है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गिफ्ट, यानी कि गिफ्ट जो है वो वेग नहीं होना चाहिए, क्लियर मेंशन होना चाहिए कि भैया ये आपका गिफ्ट है और इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अगर ऐसे आप बोलते कुछ है और देते कुछ है तो वो गिफ्ट इनवैलिड हो जाएगा। सिक्स्थ है डिलीवरी ऑफ पोजेशन, यानी कि गिफ्ट कह दिया है उसका डिलीवरी नहीं हुआ है तो वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा, जब तक पूरी डिलीवरी हो जाएगी गिफ्ट की तभी वो गिफ्ट पूरा वैलिड गिफ्ट कंसीडर किया जाएगा। और यहाँ पे इरिवोकेबल नेचर होता है गिफ्ट का बेसिकली। Traditionally, a gift is considered irrevocable once it is completed. Once the ownership has been transferred, the donor cannot reclaim the gift. Although इसमें हमने पढ़ा था कि कुछ exceptions हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप खुद वो चीज़ ढूंढें कि इसके क्या exceptions हैं। तो वही मैं exception आपको यहाँ पे revocation बता देता हूँ क्या है। Revocation of a gift under Muslim law. Generally, under Islamic law, a completed gift is irrevocable, यानी कि एक बार गिफ्ट कंप्लीट हो गया तो वो irrevocable है।
Once the ownership of the property has been transferred from the donee transferred to the donee and the essential conditions have been met, जितनी भी essential conditions थी वो सारी met हो गई और उसकी ट्रांसफर भी हो गई ओनरशिप डोनी तक, तो उसके बाद द डोनर कैन नॉट रिवोक द गिफ्ट. दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ फिनैलिटी एंड सर्टेनिटी इन प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस, यानी कि बाद में कोई डिस्प्यूट्स ना हो, सर्टेनिटी रहनी चाहिए कि हाँ भैया आपने गिफ्ट दिया है तो आपने अपनी मर्जी से दिया था और अब आपका उस पर कोई हक नहीं है, उसकी ओनरशिप मेरे ऊपर है क्योंकि डोनी मैं हूँ, आप डोनर है. However, there are exceptions to this rule. If the gift is conditional and the condition is not fulfilled, the gift may be considered void. Additionally, if the gift is made under the duress or coercion, it may be open to challenge. यहाँ पे एक्सेप्शन की बात जो हम कर रहे थे, यहाँ पे एक्सेप्शन यही है कि गिफ्ट आपने विलफुली अगर नहीं दिया था, जब आपने गिफ्ट दिया था वो आपके जोर जबरदस्ती आपने किसी के प्रेशराइज्ड होकर आपने दिया है, तो उस टाइम पे आप उसको चैलेंज कर सकते हो कि ये गिफ्ट मैंने अपनी मर्जी से नहीं दिया, मेरे ऊपर कोर्जन हुआ है, मेरे ऊपर प्रेशर बनाया गया है, मेरे को असॉल्ट किया गया था, ऐसे मुझे मतलब धमकाया गया था, ठीक है, तो उस चीज़ पे मैं अपना इस चीज़ को चैलेंज करता हूँ और मुझे अपनी ओनरशिप वापस चाहिए इस गुड्स या सर्विसेज जो भी मैंने अपनी कुछ भी गिफ्ट के रूप में मैंने दिया है, कोई प्रॉपर्टी दी है. और यहाँ पे एक कंक्लूजन हम लिखेंगे एक्सेप्शंस के बाद कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द लीगल इंटरप्रिटेशन एंड प्रैक्टिसेस में वेरी अक्रॉस डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लोकल लॉज एंड कस्टम्स may also influence the application of these principles. Consulting with a qualified Islamic scholar or legal expert is advisable for specific guidance in individual cases. क्योंकि हर केसेस में circumstances अलग होते हैं, तो उस चीज़ के हिसाब से आपको लीगल अथॉरिटी में जाने से पहले हर चीज़ आपको डिस्कस करनी होगी. ये आप एक कंक्लूजन करते हुए पूरे क्वेश्चन को एंड कर सकते हो. सो यहीं पे हम अपने इस सेशन को अब एंड करते हैं. कोई क्वेश्चंस आप चाहते हैं मैं समझाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, और इसकी अगर मुझे लगेगा कि कोई चीज़ और रह गई है तो मैं इसका एक पार्ट 2 भी लेकर आ जाऊंगा. मेरे हिसाब से यहाँ इतने क्वेश्चंस आप तैयार कर लोगे, आप वेल एंड गुड हो एग्जाम में बैठने के लिए, आप आराम से अटेम्प्ट करोगे, इससे बाहर ज़्यादा कुछ नहीं आएगा. अगर आएगा कुछ तो मैं फिर से एक वीडियो बना के इसका पार्ट 2 बना दूंगा. थैंक यू. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. कोई आपके डाउट्स कुछ भी हो, और मैं फिर से बता दूं, इन पूरे सेशन के अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको एक सोर्स दे दूंगा, फाइल अपलोड कर दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.